किटकिटी सास गर्भवती बहू पार्ट 1। एक गांव में कांतम नाम की औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, नाम था गोविंद। कांतम्मा का पति शिवा खेती का काम करता था। खेती का काम करते करते ही अपने बेटे की पढ़ाई पूरी की। कांतम की जुबान कैंची की तरह चलती थी। छोटी सी बात को भी इतना बड़ा करके बनाती थी। उस गांव के लोग उसके घर के आसपास भी जाने से डरते थे। कांतम गांव में सभी लोगों को डरा कर रखती थी। ऐसे एक दिन कांतम घर पर रहते समय घर के सामने से आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी पर लगी घंटी बजाते हुए जा रहा था। उस घंटी की आवाज सुनकर बाहर आकर कांतम जोर से आवाज करके, ए आइस वाले रुको। मालकिन क्रीम चाहिए क्या? आइसक्रीम नहीं, तेरा सर चाहिए। शांति से घर पर बैठे हैं तो टिंग 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 ये क्या घंटी की आवाज बजा रहा है? हाँ, चुपचाप नहीं बेच सकता क्या? आइसक्रीम वाला आया है ये पता चलना चाहिए ना, वो घंटी बजाने पर ही पता चलेगा। अच्छा, ऐसे बोलकर वो घंटी खींचकर, अब घंटी नहीं है ना, अब जा घर घर घूमकर आइस आइस ऐसे धीरे से जाकर बेच जा। अरे मेरे घंटे! घंटी नहीं मिलेगी, बिंटी नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। ऐसे जोर से चिल्लाती है। वो आवाज सुनकर वो वहाँ से भागते हुए, अरे आपका नाम कांतम है क्या? हाँ, किसी को बताओगे क्या? जाओ बताओ, मैं किसी से भी नहीं डरती। आप क्या किसी से डरेंगी? ये गांव आपको और आपके मुंह को देख के डरता है। गांव में लोग कहते थे जहाँ कांतम रहती है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने क्या ही सोचा था। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। उसकी बात सुनकर कांतम आसपास देखकर बहुत गुस्से से, कौन है वो जो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है? हाँ, एक एक की चमड़ी उखाड़ दूंगी मैं। मेरे बारे में किसी से भी कुछ भी कहा तो क्या सोच रहे हो? ऐसे गांव वालों को चिल्ला रही थी कि शिवा और गोविंद दोनों आकर, माँ माँ क्या है ये? क्यों यहाँ ऐसे खड़े होकर चिल्ला रही है? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? औरों की तरह बड़बड़ाती रहूं? फालतू सा मुंह रखकर मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। कांतम किटकिटी है, एक एक का गला काट दूंगी। क्या सोच रहे हैं? ऐसे बोलते ही गोविंद और शिवा उसकी आवाज सुन न पाकर कान बंद कर लेते हैं। ऐसे कांतम बहुत देर तक चिल्लाकर खांसते हुए, तुम लोग को चिल्लाते चिल्लाते मेरी आवाज चली जाएगी, मुझसे बचकर रहना सब। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाती है। तब तक बाप बेटे दोनों अंदर आकर चाय बनाकर पी रहे थे। वो देखकर, चाय किसने बनाई? कहते ही गोविंद अपने पिता की तरफ देखकर, पापा ने बनाया माँ। रुकना चाहिए, घर में मैं भी तो हूँ ना, बोलते तो मैं बनाती ना। आपको रसोई घर में किसने जाने कहा? वो नहीं, तुम बाहर बिजी थी ना इसीलिए। अच्छा, तो फिर रात का खाना भी आप ही बनाइए। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। वो बात सुनकर शिवा शॉक। गोविंद धीरे से हंस रहा था। ऐसे कांतम घर में हुकूमत चलाती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शिवा बाहर से घर आ रहा था। क्या सोच क्या रहे हैं? मतलब मेरी बीवी मेरे बेटे की शादी नहीं कराएगी तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? एक एक की जबान बहुत चल रही है। देखते रहो, बस महीने भर में अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवाऊंगा। ऐसे बोलकर अंदर आ रहा था। हॉल में बैठी कांतम शिवा की बातें सुनकर, क्या है, बड़बड़ा रहे हो? क्या हुआ? गांव में लोग क्या कह रहे हैं पता है? ये कांतम बहुत किटकिटी है। बेटे का शादी करना छोड़कर सभी लोगों के ऊपर चिल्ला रही है। उस किटकिटी औरत के घर पर कौन सी लड़की आएगी ऐसा कह रहे हैं। तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहूँगा, एक महीने में अपने बेटे की शादी करवाकर तुम सबका मुंह बंद करवा दूंगा। मैंने सही कहा ना? कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ सही कहा। बोलने के अनुसार हमारे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढिए। सारे गांव का मुंह खुले का खुला रहना चाहिए। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी। कांतम वहाँ से जाते ही गोविंद वहाँ आकर पापा को हक करके, पापा क्या मस्त एक्टिंग की है आप, सुपर्ब है। लोग 100 झूठ बोलकर एक शादी करवाते हैं, मैं 100 नाटक करके तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अच्छा चलो चलो, 4 दिन रुककर तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई ये कहकर 10 दिन में तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ऐसे बोलकर बेटे को वहाँ से ले जाता है। बोलने के अनुसार 4 दिन बाद कांतम से, कांतम, हमारे बेटे के लिए गोरी नाम की लड़की देखी है,
लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन इतना दहेज नहीं दे सकते हैं वो लोग। मुझे अभी फिलहाल दहेज नहीं चाहिए। लोगों के सामने इज्जत। आप कुछ भी सोचे बिना शादी की तैयारी कीजिए। हाँ ठीक है। ऐसे बोलकर शिवा गौरी नाम की गरीब लड़की से गोविंद की शादी करवाता है। गौरी बहुत अच्छी लड़की थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। बचपन से ही मेहनत करती थी। अपनी नानी के पास रहकर काम करके पढ़ती थी। गोविंद और गौरी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तब से ही वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो बात अपने पिता से कहकर अपनी शादी करवा लेता है वो। गौरी शादी करने के बाद सास के घर कदम रखती है। शिवा और गोविंद गौरी को बहुत अच्छे से देखते थे। एक दिन शिवा और गोविंद दोनों हॉल में बैठे थे कि गौरी आकर, ससुर जी चाय लेकर आऊं? आहा, इस घर में ऐसी बातें कभी सुनूंगा ऐसा सोचा नहीं था बेटा। इतने सालों बाद यहाँ आकर हमारी जरूरतें पूछ रही हो। अब से मैं यहीं रहूंगी ना। सब मैं देख लूंगी। आपको जो भी चाहिए मुझसे मांगिए। अच्छा बेटा, जरा अपनी सास से बच कर रहना। शांत रहकर एक दिन चिल्ला देगी। अगर उसे पलटकर जवाब दिया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, सासू माँ को मैं देख लूंगी। ऐसे बोलते ही कांतम आकर गंभीरता से, क्या रे, बड़ी बातें कर रहे हो? जाओ जाकर घर के काम देखो। जी सासू माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाते ही, क्या है, मजा आ रहा है? अरे तुम जिस घर में रहती हो वहाँ पर हंसी मजाक रहेगा क्या? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, खेत में दवाई डाली है, डाल कर आता हूँ। ऐसे दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद कांतम का फोन आता है। उसकी एक पुरानी दोस्त से फोन करके, क्या रे कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तूने क्या बड़े दिनों बाद फोन किया? सब ठीक है ना? क्या ठीक है, बेटे की शादी करवाकर मेरी बहू है कहकर सारे काम मैंने खुद किए। अभी वो मेरे साथ काम वाली से भी बदतर बर्ताव कर रही है। छी, ये कहने में शर्म नहीं आती? सास होकर बर्तन मांज रही हो? तुम्हारे दांत तोड़ूंगी। अगली बार फोन करके ऐसे कर रही हूँ कहा तो फोन रखो। ऐसा नहीं। कैसा नहीं? सास कैसी होनी चाहिए? कहकर फोन रखती है। बहू से डर रही है, बहू से। अच्छा, मेरी बहू को मैं क्या चीज हूँ नहीं बताया ना? अभी से ही डरा कर रखना होगा, नहीं तो मुझे नचाएगी। वक्त देखकर इसे सास क्या है बताना होगा। ऐसे सोच रही थी तो कांतम अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती है, गौरी कैसे सहती है, ये सास बहू की सीरीज कैसे रहेगी, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। सास बहू, कंजूस ससुर और रिश्तेदार। एक गांव में सुशीला और सूरम्मा नाम के सास बहू रहते थे। दोनों ही बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन सूरम्मा का पति और सुशीला का ससुर माधवराव बहुत ही कंजूस आदमी था। एक दिन जब वो आंगन में फटी हुए कागजें इकट्ठे कर रहा था तो उसका बेटा सीनू देखकर बोला, मेरे पिताजी फटे हुए कागज क्यों उठा रहे हैं? इस तरह मन में सोचकर बोला, पिताजी पिताजी, अरे ओ पिताजी। इस तरह वो जोर से चिल्लाया, फिर भी वो नहीं सुना। ये क्या, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा? बहरे हो गए हैं क्या? इस तरह सोचते हुए उनके पास आकर बोला, अरे ओ पिताजी, मैं इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसने कहा। फिर भी माधवराव कुछ भी नहीं बोलता है। लगता है मेरे पिताजी बहरे हो गए हैं। ऐसा सोचकर वो रोने लगा। अरे ओ मेरे पागल बेटे, इस माधवराव के मुंह से एक लफ्ज निकलने के लिए भी पहले जेब में पैसे डालने होंगे, वरना बातें नहीं बाहर निकलेंगी, न जवाब मिलेगा। उसने कहा। ये सुनकर उसका बेटा दंग रह गया। अपने ही बेटे से बात करने के लिए पैसे मांग रहे हो? कैसे बाप हो तुम? आप ना मामूली कंजूस आदमी नहीं हो, महा कंजूस आदमी हो आप। छी, आपकी कंजूसी तो हद से गुजर गई है। अब ये बताओ, ये फटे हुए कागज क्यों उठा रहे हो? उसने पूछा। तब माधवराव ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ पिताजी, ये कागज क्यों इकट्ठे कर रहे हो? उसने फिर से बुलाया, फिर भी वो नहीं बोला। तब सीनू बोला, ओ, बिना पैसों के ये तो एक लफ्ज भी नहीं बोलने वाले। ठीक है फिर।
ऐसा बोलकर उसने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और अपने पिताजी को दिया। तुरंत माधवराव बोला, बेटा, उस पुराने सामान वाले ने कहा था कि 1 बोरी पुराने कागज लाऊंगा तो वो 10 रुपए देगा, इसीलिए उठा रहा हूँ। उसने कहा। ये बात सुनकर सीनू दंग रह गया। 10 रुपए के लिए आप ये पुराने फटे हुए कागज इकट्ठे कर रहे हो? वाह रे वाह। वैसे बताओ, आपको किस महापुरुष ने ये 10 रुपए देने का वादा किया है? वो देखो, वहाँ बैठा हुआ है ना छोटा सा बच्चा, उसी ने। ऐसा बोलते हुए एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठे हुए एक छोटे से बच्चे को दिखाता है। उसको देखकर सीनू के होश उड़ जाते हैं। तुरंत वो उसके पास दौड़ते हुए जाकर बोलता है, क्यों बे, मेरे पिताजी से तू पुराने कागज उठवा रहा है? तुम्हारे पिताजी हैं इसीलिए करवा रहा हूँ। 25 पैसे के लिए ये तो फिनाइल पीने के लिए भी तैयार था, इसीलिए ये काम करवा रहा हूँ। उस लड़के ने बोला। उसकी बातें सुनकर शीनू दंग रह गया। बेचारा उस लड़के को कुछ नहीं कह पाया, इसीलिए अपने पिताजी को घर के अंदर खींचते हुए ले गया। अरे बेटो, 10 रुपए आएंगे, 10 रुपए। वो 10 रुपए मैं आपको दूंगा, चलिए घर के अंदर चलिए। ऐसा बोलते हुए अपने पिताजी को खींचते हुए घर ले आया। माँ, क्या बात है बेटा? माँ, आपके पति का पागलपन अब घर से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है। मैं क्या करूं बेटा? कल रात को मैंने कहा था कि अजीब बहुत ठंड बढ़ गई है, एक रजाई खरीद लेते हैं। तब उन्होंने क्या कहा पता है? कहा है कि लोग पुराने कपड़े जो वहाँ झील के पास छोड़ देते हैं उन्हें लाऊंगा, उनसे एक नया रजाई बना लेना, उसने कहा। ये बात सुनकर सीनू दंग रह गया और माधवराव वहाँ खड़ा खड़ा हंस रहा था। पिताजी, हंसना बंद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चाहो तो मैं पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। कल मेरे ससुर जी आ रहे हैं। पहले ही मेरा लव मैरिज है और वो लोग करोड़पति हैं। वो लोग अपनी बेटी की गृहस्थी देखने के लिए आ रहे हैं। कम से कम कल एक दिन के लिए आप अपनी ये कंजूसी कहीं छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं पिताजी, कल वो लोग जो भी सवाल पूछे मना किए बिना आराम से सब जवाब दीजिए। किसी चीज को मना मत कीजिए और जवाब दीजिएगा। बेटा, ये सब ना मैं चाहकर नहीं करता। बिना पैसे के मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, इसमें मैं क्या करूं? अरे आप अपनी आदत से नहीं सुधरोगे। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं। बस आप मेरे ससुर जी के सवालों का जवाब दे दीजिए बस, और वो जो मांगे ला कर दीजिए। ठीक है बेटा, उसने कहा। अगले दिन सुबह सुशीला के माता पिता यानी कौशल्या और प्रसाद राव आते हैं। सब लोग कुशल मंगल होने का प्रश्न पूछने के बाद माधवराव बाहर आते हैं। उन्हें देखकर प्रसाद बोले, अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? उसने पूछा। लेकिन माधवराव बोलने की जितनी भी कोशिश करता, उसके अंदर का छुपा कंजूस उसे बातें ही नहीं करने दे रहा था। अरे भाई साहब, अब बात क्यों नहीं कर रहे? प्रसाद ने पूछा। तब सीनू अपने ससुर के पीछे जाकर अपनी जेब से 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने पिता को दिखाते हुए हिलाने लगा। उस 10 रुपए के नोट को देखते ही माधवराव, अरे मेरा क्या है भाई साहब, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आइए बैठिए। माधवराव उनके साथ आकर बैठ गया। और भाई साहब बताइए, क्या बात है? आपके खेत के काम कैसे चल रहे हैं? उसने पूछा। माधवराव फिर से चुप हो गया। ये देखकर सीनू फिर से दंग रह गया। अरे ये क्या, फिर से आप बात नहीं कर रहे? दरअसल मेरे पिताजी हमेशा कोई ना कोई योगा आसन करते रहते हैं। आज वो बिना हिलने वाला आसन कर रहे हैं। ऐसा बोलते हुए फिर से अपने ससुर से छुपाकर अपनी जेब से 10 रुपए का नोट दिखाकर हिलाने लगा। अच्छा ये बात है, तो भाई साहब योगा बहुत अच्छे करते हैं? वो पूछने लगा। 10 का नोट देखते ही माधवराव बोला, हाँ भाई साहब, हमारे लिए तो सेहत ही सबसे बड़ा धन होता है ना। हाँ सही कहा भाई साहब। सेहत के बारे में आपने बात किया तो मुझे याद आ गया। बेटी, मेरे लंच खाने का टाइम हो गया है। खाने में क्या बनाया है?
आपके आने की खुशी में मैंने 3 चिकन के टुकड़े, 4 मटन के टुकड़े, अंडे, बिरयानी, मछली, अरे 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 बहुत सारा खाना बनाया है। भाई साहब 3 टुकड़े 4 टुकड़े ऐसा क्यों कहा आपने? वो दरअसल मेरे पिताजी ना 1 किलो 2 किलो नहीं बोल सकते, इसीलिए वो टुकड़ों के रूप में बोल रहे हैं। बढ़िया है बढ़िया है, चलिए चलिए खाना खाते हैं, हमें फिर से घर भी लौटना है। ऐसा बोलते हुए सब लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे। सब लोग खाने के लिए बैठे। सुशीला खाना परोस रही थी। अरे अरे बेटा, सारे आइटम्स मुझे ही परोस रही हो, अपने ससुर जी को भी थोड़ा खाना परोसो, उसने कहा। सुशीला जाकर अपने ससुर को खाना परोसती है। प्लेट में चावल के परोसते ही माधवराव की नाक अपने पड़ोस के घर की तरफ मुड़ गई। उसने जोर से खुशबू सूंघा और अपना प्लेट लेकर वहां से उठ गया और अपने पड़ोस के घर के पास वाले खिड़की के पास जाकर बैठ गया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। अरे ये क्या भाई साहब, हम लोग सब इधर बैठे हैं और आप वहां जाके बैठ गए, और आपने प्लेट में सब्जी भी नहीं डलवाई, उसने पूछा। लेकिन माधवराव ने कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत सीनू ने बोला, वो दरअसल मेरे पिताजी को ठंडी हवा के पास बैठकर खाने की आदत है, इसीलिए वहां जाकर बैठ गए हैं। लेकिन उन्होंने सब्जी क्यों नहीं डलवाई? पिताजी की उम्र बढ़ गई है ना, तो डॉक्टरों ने सब्जियां खाने से मना किया है, इसीलिए बेचारे बिना सब्जी के ही वहां चले गए, उसने कहा। प्रसाद को भी कोई शक नहीं हुआ और उसने खाना खा लिया। सब लोगों ने खाना खा लिया। ठीक है दामाद जी, अब हम लोग चलते हैं। अरे ससुर जी, आज के दिन यहीं रुक जाइए ना। क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी की कंजूसी, बगल वालों के घर के बने हुए सब्जी की खुशबू सूंघते हुए खाना खाना, बातें करने के लिए तुम मेरे पीछे जाकर उन्हें 10 रुपए का कागज दिखाना, ये सब मुश्किलें आप और क्यों झेलना चाहते हो? और ऊपर से मैं भी ये सब नहीं देखना चाहता, इसीलिए चला जाऊंगा। ससुर जी, आप ये सब कैसे जानते हैं? तुम्हारे पिताजी का इस गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांव में काफी बड़ा नाम है, मनी माधवराव करके। जब से तुम दोनों ने शादी की है, पूरे गांव के लोग मुझे गालियां ही दे रहे हैं, इसीलिए मैं देखने आया था कि मेरी बेटी का गृहस्थी कैसे चल रहा है। ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मैंने देखा है कि मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है, क्योंकि कंजूसी उनके मन में है, लेकिन इस घर में नहीं है। प्यार करने वाला पति, माँ की तरह संभालने वाली सास होते हुए मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ खुश ही रहेगी। ऐसा बोलते हुए प्रसादराव वहाँ से चला गया। उसके जाते ही माधवराव अपने बेटे के पास आकर बोला, बेटा, पूरे 30 रुपए हो गए हैं, चलो पैसे निकालो, उसने पूछा। ये सुनकर सब घर वाले दंग रह गए। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।